प्यारे बच्चों, सामान्य विज्ञान कक्षा छठवीं के चौथे पाठ अर्थात आपदा प्रबंधन में पिछले दिनों में हमने देखा कि किस तरह से कौन कौन सी आपदाएं होती हैं। आपदाएं अर्थात बिना बताए, बिना पूर्व जानकारी के कुछ परेशानियां इस तरह से आ जाती हैं जिनके साथ में हमें जीना होता है, अर्थात उनको उस समय आई हुई समस्याओं का समाधान करना होता है। इन सबको हम कहते हैं आपदा, और उसमें किस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं, यही आपदा का प्रबंधन। पिछले दिन हमने इसके पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से जो आंधी तूफान आता है वह हमारे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। उसके बाद आता है दावानल। दावानल क्या होता है? दावानल यह जंगलों में आग लग जाती किसी कारण से। कभी अगर समाचार सुनते होगे तभी इस समय देखोगे कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। अब आग कैसे लग जाती है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आग लगने से न केवल जंगलों की बहुमूल्य लकड़ियां जल जाती हैं बल्कि जंगली जीवों को भी बहुत नुकसान होता है। तो उस दावानल के कारण वातावरण भी प्रदूषित होता है। अब इतना अपार प्रचंड अग्नि जो निकलती है वो पूरे वातावरण का तापमान भी बढ़ा देती है। अर्थात इससे प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान होता है, हवा प्रदूषित होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि दावानल भी एक आने वाली समस्या है। अब इससे निपटने के लिए सरकारें अपने स्तर पर प्रयास करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन प्राकृतिक संपदाओं को बचाने का प्रयत्न करती हैं। ये समस्या होती कैसे हैं? अब ऐसा कह सकते हो कि यदि जिस स्थान पर तुम्हारी कक्षा है, तुम्हारी कक्षा में बैठने के लिए कितने स्थान हैं? यहाँ पर लगभग 60 बच्चों के बैठने का उचित व्यवस्था है, सीट है। अगर इसी में 200 बच्चों को कहा जाए इसी में बैठने के लिए तो सबको पर्याप्त जगह मिल पाएगी क्या? नहीं मिल पाएगी। ठीक इस बात को ध्यान रखते हुए हम सभी समस्याओं की जड़ों के यदि एक शब्दों में कहें तो मुख्य रूप से है जनसंख्या की वृद्धि। जितनी जनसंख्या की वृद्धि होती जाएगी उतनी समस्याएं हमारी बढ़ती जाएंगी। तो अब हम देखते हैं कि जो ये आपदाएं आ जाती हैं उनको दूर करने के लिए या उनसे निपटने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और जो बचाव के विभिन्न तरीके किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है आपदा प्रबंधन। तो जन सहयोग और आपदा प्रबंधन के बीच बहुत समीपी संबंध होता है। अर्थात ये जब समस्याएं आती हैं तो उसमें एक दूसरे का सहयोग करना बहुत आवश्यक होता है। सब काम सरकारें नहीं कर सकती। जैसा इस समय तुम लोग समाचार में देखते होगे कि जगह जगह पर कई राज्यों में, कई जिलों में भीषण बाढ़ आई है। कई जगह लोग फंसे हुए हैं। हाँ, खाने पीने से लेकर के रहने और पूरी व्यवस्था जो है छिन्न भिन्न हो जाती है। तो यह कैसा होता है? इसका उपचार क्या हो सकता है? एक दिन में नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए पहली बात लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है, दूसरी बार एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है। तो प्राकृतिक और ये जो विपदाएं होती हैं, जो आपदाएं होती हैं, ये कैसी होती हैं? ये दो तरह से हो सकती हैं। या तो कुछ प्राकृतिक होती या मानव निर्मित होती हैं। जैसे बाढ़ आ रही, नदी में बाढ़ आ गई, ये प्राकृतिक आपदा है। लेकिन जो मनुष्य बनाता है, मनुष्य के कारण जो आपदाएं आ जाती हैं वो मानव निर्मित। जैसे गैस सिलेंडर में आग लग गई तो प्राकृतिक नहीं है, बल्कि ये मानव निर्मित। कहीं न कहीं गलती हुई, किसी न किसी मनुष्य से गलती हुई, उसके कारण ये आपदा होती है। तो मानव निर्मित और प्राकृतिक दो तरह की मुख्य आपदाएं होती हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना सन 2005 में हुई और उसके अंतर्गत आज यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, जिसे NDRF कहा जाता है, वह काम करती है। उसके बाद सभी राज्यों ने अपने अपने आपदा प्रबंधन का निर्माण किया और ये सब किसी भी विपदा में, कहीं बाढ़ आ जाती है, सूखा आ जाता है, महामारी आ जाती है, ऐसे सब समय में इनके जो लोग होते हैं वो जा कर के पूरे देश में या उस क्षेत्र विशेष में काम करते हैं।
इस तरह से आपदा प्रबंधन के लिए जो संपर्क होता है, कोई भी समस्या आ गई एकाएक तो कुछ फ़ोन नंबर दिए गए हैं। ये फ़ोन नंबर पूरी तरह मुफ्त होते हैं, अर्थात जैसे पुलिस को बुलाना है तो 100 नंबर, ये तुम कहीं पर विशेष परिस्थितियों में कहीं फंस गए हो जहाँ से कोई तुम्हें मदद मिलने की संभावना नहीं दिख रही है, यदि वहाँ 100 नंबर डायल करोगे तो 100 नंबर यह पुलिस के पास जाता है और वो आपकी उचित मदद करते हैं। फायर ब्रिगेड, आग लगने पर 101 नंबर डायल किया जाता है। 102 नंबर होता है कहीं पर आपको एम्बुलेंस चाहिए, रुग्णवाहिनी, अर्थात कोई बीमार वगैरह हो गया हॉस्पिटल ले जाने के लिए है तो 102 नंबर पर डायल करने से हमें इस पर सहायता मिलती है। और आपदा नियंत्रण कक्ष जो है वह 108 नंबर है। ध्यान रखो, ये सब नंबर पूरी तरह मुफ्त होते हैं। इनके लिए अगर पब्लिक टेलीफोन बूथ से भी जाते हो तो कोई किसी सिक्का डालने की ज़रूरत नहीं होती, इस पर कोई चार्ज नहीं लगता, कोई कॉल रेट नहीं ख़त्म होता। तो हम आपदा प्रबंधन के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। अब विभिन्न आपदाओं के आने पर क्या उपाय किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मानव निर्मित आपदाएं या प्राकृतिक आपदाएं, दोनों में नुकसान मनुष्यों का ही होता है, प्राकृतिक संपदाओं का होता है। तो उससे निपटने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं अपने स्तर पर, ध्यान दो। सबसे पहला है कि हम रेडियो टीवी पर आने वाले समाचारों पर सतत ध्यान रखें। अगर हम समाचार सुनते रहेंगे तो हमें पता लगेगा कहाँ पर बाढ़ आने वाली, कहाँ पर भयंकर बरसात होने वाली है, कहाँ क्या घटनाएं कहाँ पर घटने वाली हैं। कुछ सूचनाएं आकाशवाणी के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा दी जाती हैं, जिससे हम बच सकते हैं। सामान्यतः में बैटरी पर चलने वाले रेडियो और मोबाइल का उपयोग किया करना चाहिए। और इस तरह से मौसम विभाग द्वारा दी गई सूचनाओं का ध्यान से सुनो, उसका पालन करो। एक वेबसाइट है www.imd.gov.in, इसका उपयोग करके हम बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटने की बहुत सी घटनाएं होती हैं, अर्थात बादल फटने पर बहुत सारी मात्रा में पानी एकाएक गिरता है, जिससे देखते होगी कि ढेर सारे पहाड़ी खिसक कर रोड पर गिर जाती हैं, जिससे कि मार्ग भी अवरुद्ध हो जाता है, यातायात बाधित हो जाता है। या अतिवृष्टि के कारण पहाड़ों की ढलानों पर बहुत सारी पहाड़ियाँ ढल जाती हैं। तो इसलिए बरसात दिनों पर हमें पहाड़ों के नीचे या तलहटी पर के पास रुक जाना चाहिए, पहाड़ों को पास से नहीं गुजरना चाहिए। नदी में बाढ़ आने पर नदी तट के परिसर अथवा घर में न रहकर अन्य सुरक्षित स्थान का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि नदी कितना विकराल रूप धारण करे, कितना बाढ़ आएगा, यह पूर्वानुमानित नहीं होता। ऐसे में हमें नदी से दूर रहना चाहिए, जहाँ जितना हो सके ऊंचाई पर जाना चाहिए। इस तरह से भूकंप में सड़कें फट जाती हैं और ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, रेल की पटरियाँ तक उखड़ जाती हैं। ऐसे स्थानों पर जाते समय हमें आने जाने का मार्ग व्यवस्थित है नहीं, इसकी निश्चित जानकारी प्राप्त की जाए। जब हम कभी लंबी यात्रा पर जाएं तो हमें पता कर लेना चाहिए यात्रा सुरक्षित है कि नहीं। इसी तरह से सहायता केंद्र अथवा छावनी का आश्रय लेना चाहिए। अगर कोई समस्या आती है तो हमें पुलिस वालों की मदद लेनी चाहिए, या वहाँ पर सहायता केंद्र होता है उस पर मदद लेनी चाहिए, जिससे वहाँ से क्या होता है, हमें भोजन और दवाइयाँ वगैरह समय पर मिल सकती हैं, प्रथमोपचार मिल सकता है। और विभिन्न मुख्य स्थानों पर आग से बचने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है और उससे भी हम बच सकते हैं, अर्थात आपदा प्रबंधन में इनका उपयोग होता है। अब आ जाते हैं प्रथमोपचार पर। अगर कोई आपदाएँ आ ही गई और उसमें उन समस्याओं से हमें दो चार होना ही पड़ा, अर्थात समस्याएं टाली नहीं टली, तो सबसे पहले होता है कि हमें प्रथमोपचार आना चाहिए। प्रथमोपचार क्या होता है? किसी भी दुर्घटना के बाद डॉक्टर के मिलने से पहले जो उपचार किया जाता है उसे कहते हैं प्रथमोपचार। अर्थात प्रथमोपचार का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। जैसे खून बह रहा है तो खून को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह से मरीज को ले जाया जा सकता है, इन सब की थोड़ी बहुत जानकारी सबको होनी चाहिए। अर्थात रक्त स्राव हो रहा है, जिससे खून बह रहा है, तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि खून को रोका जाए, क्योंकि शरीर से अधिक खून के रिसाव होने से मृत्यु तक की संभावना होती है।
अब एक कारण होता है कि जलना और झुलसना। अगर जलना और झुलसना किसी आग से जल गए तो जलने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें, अगर जल गए हैं तो घाव वाले अंग को पानी से खूब धोना चाहिए। जितना पानी से धोगे उतना उस पर फफोले पड़ने की संभावना कम हो जाती है। पीने के लिए पर्याप्त पानी, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जलता है तो उसे उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो उसको पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी देना चाहिए। रोगाणु रहित पानी के घोल में कपड़ा भिगो तथा उसके घाव को हल्के के साथ पोंछ दो। इस तरह से तेल युक्त मरहम मत लगाओ, क्योंकि आग से जलने पर तेल युक्त लगाने पर मरहम वह और नुकसान करेगा। और आप घाव को सूखे ड्रेसिंग पट्टी से ढक दो। गंभीर रूप से जलने पर उसे मानसिक सांत्वना दो, अर्थात वो घबराए नहीं। घबराने पर घाव कम नहीं होगा, बल्कि उसकी तीव्रता और ज़्यादा हो जाती है, अर्थात उसके मन को सांत्वना देना चाहिए। आभूषण, जूते वगैरह निकाल देना चाहिए। त्वचा पर पड़े हुए फफोलों को फोड़ना नहीं चाहिए, उसे नैसर्गिक रूप से रहने दो। उसको जितना फोड़ोगे वो तकलीफ़ करेगा। तेल युक्त मरहम नहीं लगाना चाहिए कभी भी। यदि कपड़े शरीर से चिपक गए हों तो उन्हें निकालने का प्रयास मत करो। सीधे अस्पताल लेकर जाने पर डॉक्टर उचित व्यवस्था करेगा। और इसी तरह से आग से जलने पर उसे चाय, कॉफ़ी या कोई उत्तेजक पदार्थ ऐसा नहीं देना चाहिए। उसे केवल पीने के लिए पानी देना चाहिए और जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इस तरह से एक होता है उष्माघात। उष्माघात क्या होता है? कभी कभी देखते होंगे कि खूब गर्मी पड़ रही है, बच्चे बाहर खूब दौड़ रहे हैं, अर्थात ज़्यादा तेज़ धूप में ज़्यादा तेज़ धूप में काम कर रहे हैं। अधिक तेज़ धूप से जो नुकसान होता है उसे कहते हैं उष्माघात। और उष्माघात में क्या होता है? शरीर में पानी और लवण की मात्रा बहुत कम हो जाती है, इसे कहते हैं उष्माघात। तो ऐसे रोगी क्या करना चाहिए? रोगी को छाया में या ठंडे स्थानों पर ले जा करके उसको शरीर को ठंडे पानी से पोंछना चाहिए। गर्दन या ठंडे पानी में भिगोए होगा, गर्दन पर ठंडे पानी से पोंछो या कपड़ा भिगो कर रखो, जिससे उसे थोड़ी सी गर्मी कम लगे। पीने के लिए पर्याप्त पानी या शरबत पर्याप्त मात्रा में दो, जिससे शरीर के पानी की आपूर्ति हो सके। उष्माघात में क्या होता है? अधिकतर पानी शरीर से पसीना के रूप में बाहर निकल जाता है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें उस पानी की कमी को दूर करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास या अस्पताल लेके जाना चाहिए। उसके बाद आता है सर्पदंश। बहुत सारे अपने देश में लगभग सांपों की 2000 प्रजातियां होती हैं, लेकिन उसमें से केवल कुछ ही प्रजातियां हैं जो विषैली होती हैं, बाकी प्रजातियां विषैली नहीं होती। अधिकतर सांपों के काटने की मृत्यु कम होती है, बल्कि उसके भय के कारण, डर के कारण जो मन में आघात लगता है या हार्ट अटैक हो जाता है, उससे ज़्यादा लोग मरते हैं। इसलिए ध्यान देना है कि सांप यदि किसी को काटता है या सांप मिलता भी है, उस तुरंत सर्प मित्र से संपर्क करो। सर्प मित्र होते हैं, क्षेत्र में होते हैं, और उन सर्प मित्रों के द्वारा वे सांपों को अच्छी तरह से आसानी से पहचान लेते हैं कि सांप जहरीला है कि नहीं है, उससे कितना नुकसान हो सकता है। अगर सांप किसी को डस ही लिया, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, सांप के काटने पर इसे 2 निशान पड़ जाते हैं। अगर 2 निशान नहीं पड़े हुए, कोई एक निशान खाली पड़ा हुआ है, तो समझ जाओ उसको सांप ने नहीं डसा होगा। सांप के काटने पर सांप का जहर शरीर फैलने लगता है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उसको घाव को अच्छी तरह से पानी से धो दो और उसके बाद पीड़ित को धीरज दो, उसको और डरवाओ मत, बहुत जहरीला सांप है, ऐसा है वैसा मत न कह करके, बल्कि उसको सांत्वना देना चाहिए। और फिर जहाँ सांप काटा हुआ उसके ऊपर, थोड़े ऊपर पर खूब अच्छी तरह से कपड़े से उसे कसकर बांध देना चाहिए, जिससे जहर जो है वह हृदय की तरफ अर्थात ऊपर की तरफ न जा सके। और जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल रोगी को ले जाना चाहिए। इस तरह से एक और परेशानी आती है कुत्ते का काटना। अगर कुत्ता किसी को काट लेता है तो कुत्ते के मुंह का जो
रोगाणु है, और उससे क्या होता है, मनुष्य के शरीर का रक्त दूषित हो जाता है। तो उसके लिए भी प्रथमोपचार की आवश्यकता होती है और चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होती है। तो कुत्ते के काटने पर सबसे पहले किसी भी एंटीसेप्टिक घोल से घाव को अच्छी तरह धोना चाहिए, अथवा पोटेशियम परमैंगनेट, इसको सामान्य भाषा में लाल दवा के नाम से जानते हैं, लाल दवा के घोल से उसे अच्छी तरह से धोना चाहिए। और इससे क्या होगा, उसके जो रोग के जीवाणु होंगे उसमें मर जाते हैं। और घाव पर सूखा कपड़ा रखो, कोई दवा अपने मन से नहीं लगाना चाहिए, और डॉक्टर के पास इलाज कराओ। एंटी रेबीज इंजेक्शन आजकल उपलब्ध है। पहले यह इंजेक्शन कुत्ते काटने पर पेट में 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घाव को देख करके डॉक्टर निर्धारित करता है, और सामान्य जैसा दिखने वाला इंजेक्शन जो आसानी से हाथ में लगा दिया जाता है, वह 3 या 5 इंजेक्शन से ही यह रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो आज हमने यह सीखा कि अचानक उत्पन्न होने वाली समस्या का अर्थ आपदा होता है। आपदाएं मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित होती हैं। जागरूकता तात्कालिक अनुक्रिया करना आवश्यक होता है। प्रभावकारी आपदा प्रबंधन तथा उपायों के कारण हानि कम की जा सकती है। सावधानी तथा प्रथमोपचार की जानकारी प्रत्येक के लिए आवश्यक है। आज हम इस आपदा प्रबंधन में इतना ही देखेंगे। इस पर आधारित जो प्रश्न उत्तर है उसको हम अगली बार देखेंगे। इस पर आधारित भाग 1 का वीडियो और जो अभी आज पाठ हुआ भाग 2 का वीडियो, दोनों को अच्छी तरह से 2 बार 3 बार आप लोग ध्यान से सुन लेंगे और देखेंगे। फिर इस पर आधारित प्रश्नोत्तर की चर्चा हम अगली बार करेंगे। धन्यवाद।